Hello to everyone and welcome to Classes by Vijayata. Our today's topic is learning theories. Learning theories कंज्यूमर बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ इसको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में भी पढ़ा जाता है और बहुत सारे ऐसे फील्ड जहाँ पे भी हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे लर्निंग थ्योरीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और लर्निंग थ्योरीज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग को डिफाइन किया है साइकोलॉजिस्ट ने एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर which occurs as a result of experience or practice। हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिसेस से, अपने डेली एक्टिविटीज से जो भी चेंज अपने बिहेवियर में लाते हैं, उससे जो हमें जिस भी तरह की नॉलेज मिलती है और उससे हम हमारे बिहेवियर में अगर कोई रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है या फिर आपने अगर मान लीजिए पहली बार कोई लाइव वायर, इलेक्ट्रिसिटी की लाइव वायर अगर आपने टच किया और आपको करंट लगा तो वो आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लाएगा कि नेक्स्ट टाइम से आप बहुत ध्यान देंगे कि आप कभी भी वो लाइव वायर को टच ना करें, नहीं तो उससे फिर से आपको करंट लग सकता है। तो ये आपका लर्निंग था, जो आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, इससे आपने एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ले लिया और ये आपके बिहेवियर का एक हिस्सा बन गया, एक परमानेंट चेंज आप पे ले आया कि एवरी टाइम यू सी और एनी लाइव वायर तो यू मेक श्योर कि आपका जो कनेक्शन है वो पावर ऑफ है और आप उसको टच करने से पहले इंसुलेटेड थिंग्स यूज करें जिससे कि आप उसको टच कर सके और आपको करंट ना लगे। तो लर्निंग एक परमानेंट चेंज लेकर के आता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिर वो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली इट इज अ परमानेंट चेंज। Learning is a process by which individual acquire the purchase and consumption knowledge and experience they apply to future related behavior. Specifically, we are talking about consumer behavior. तो consumer behavior में हम mainly consumption patterns के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप consumer behavior के हिसाब से अगर learning को देखें तो learning is a process by which individual acquire the purchase knowledge। हम कोई किसी भी चीज को खरीदारी या किसी भी चीज का कंजम्पशन, उसको लेकर के जो भी हमारे पास नॉलेज या एक्सपीरियंस गेन होता है और उसको अगर हम फर्दर यूज करते हैं तो वो हमारे लर्निंग का एक हिस्सा हो जाता है, एक प्रोसेस हो जाता है। जैसे अगर आप किसी स्टोर में गए, पहली बार गए और आप वहां पे आपने जो सोचा था आपको प्रोडक्ट उस वैसे ही मिले, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मिले, प्राइस भी वो मिले जो आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड यू फील सेटिस्फाइड, तो वो आप जब नेक्स्ट टाइम आपको अगर इसी टाइप का कोई परचेज करना होगा तो आप ऑटोमेटिकली उस स्टोर की तरफ गाइडेड हो जाएंगे, आप वहां पे वापस फिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पहले टाइम जो फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। उसी तरह से अगर वहां पे अगर आपका एक्सपीरियंस खराब रहा तो आप जब नेक्स्ट टाइम आपको सेम चीज परचेज करनी होगी तो आप कभी भी उस स्टोर में नहीं जाएंगे। तो परचेज कैसे करते हैं, कंजम्पशन कैसे करते हैं, उसके साथ उसको आप जब एक्सपीरियंस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं रेगुलरली, तो आपके वो जो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस आपके डिस्पोजिशंस का हिस्सा बन जाती है एंड this becomes learning. So consumer learning is a process that evolves and changes as consumer acquire knowledge from experience, observation, interactions with others, and newly acquired knowledge affect future behavior. कंज्यूमर लर्निंग जो होता है एक प्रोसेस है जो कि इवॉल्व होते रहता है, हर दिन हर वक्त हम कुछ नया सीखते होते हैं और इससे क्या होता है हमारे बिहेवियर में, हमारे नॉलेज डिस्पोजिशन में चेंज आता है। और ये चेंज क्यों आता है, जो ये चेंज कैसे कैसे आता है, जैसे जैसे हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में कोई नॉलेज गेन करते हैं, हमें किसी भी चीज का एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्व करते हैं, दूसरों को से बातें करके सीखते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से, इंटरेक्शन विद अदर्स से सीखते हैं, या किसी भी तरह का न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज जो आपको हो सकता है कि कंपनी के मार्केटिंग एफर्ट की वजह से हो। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसके परसेप्शन को चेंज करने में हेल्प कर दे, या फिर उसके लिए एक नया परसेप्शन फॉर्म करवा दे, या फिर आप उसके बारे में कुछ नया एक्सपीरियंस, नया डिस्पोजिशन ऑफ नॉलेज अगर गेन करते हैं तो इट बिकम्स कंज्यूमर लर्निंग। सो इट रेंजेस फ्रॉम सिंपल एंड ऑफन रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेस जो मार्केटिंग स्टिमुली, जैसे कि
सिंपल हो सकता है जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे सिंपल आपके पास वो नॉलेज आ सकता है सिंपल वे में। और रिफ्लेक्सिव हो सकता है कि जब आप किसी भी चीज की पैकेजिंग को देखें, प्रोडक्ट के कलर्स को देख सकते हैं, प्रमोशनल मैसेजेस के हिसाब से, तो उस समय जो आपकी लर्निंग है वो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में वो चीज आके वो डिस्पोजिशन फॉर्म होता है। आपने प्रमोशनल मैसेज में देखा कि आप अगर हिमालय का नीम फेस वॉश लगाते हैं तो आपका पिंपल हट जाता है। तो ये मैसेज ये आपके दिमाग में अगर सेट हो जाता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में जब अगर आपको कभी पिंपल हो या फिर आपको पिंपल रिमूव करने के बारे में ध्यान आए तो यू गो एंड बाय हिमालय नीम फेस वॉश। क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग स्टिमुली की वजह से एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है जो आपके माइंड में फ्रेम हुआ है। सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एकदम ऐसा भी नहीं होता कि एकदम सारी चीजें एकदम क्लैरिटी के साथ होती है, वैसा नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीजें वेग हो सकती है हमारे पास, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो सकता है वो बहुत बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और जैसे जैसे जो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगा वैसे वैसे इन्वॉल्वमेंट लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लेंदियर हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्ट लंबा हो सकता है, और हम उसके बारे में ज्यादा रिसर्च भी कर सकते हैं। तो लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो लर्निंग में अगर आप कंज्यूमर लर्निंग की बात करते हैं तो कंज्यूमर लर्निंग में देयर आर 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर लर्निंग इसको कहा जाता है। 4 एलिमेंट्स आते हैं। पहला होता है मोटिव, दूसरा होता है क्यू, तीसरा होता है रिस्पॉन्स, और चौथा होता है रीइंफोर्समेंट। मोटिव किसी भी चीज के लिए ड्राइव, द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन कंज्यूमर्स, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो आपको किसी प्रोडक्ट को लेकर के है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपके मन में जो ड्राइव है, जो डिग्री ऑफ रिलेवेंस है, वो आपके मोटिवेशन को अराइज करेगी। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आपको एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर आपको एक यूपीएससी के कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, तो ये क्या है कि आपको वहां पे एडमिशन लेना, क्यों एडमिशन लेना है? एडमिशन इसलिए लेना है क्योंकि आपको आईएएस बनना है। आपको एमबीए कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना है? क्योंकि आपको एमबीए करना है। तो ये एमबीए करना, ये यूपीएससी करना, या फिर मान लीजिए एक सिंपल, मुझे एक शादी में जाना है एंड आई नीड टू लुक ब्यूटीफुल, दिस इज अ मोटिवेशन आई हैव। तो इस मोटिवेशन, ये जो हमारा मोटिव है कि मुझे शादी में जाना है एंड आई नीड टू लुक ब्यूटीफुल, ये मेरा मोटिव हो सकता है। और इस मोटिव को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देंगे। आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर एनी एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो मेरे फेस को ग्लो दे, या फिर मैं अचानक से एकदम फेरी ब्यूटीफुल लगने लगूं। कोई ड्रेस सर्च करूंगी जो मुझ पे बहुत अच्छा लगे। ऐसे एक्सेसरी सर्च करूंगी जिससे मैं एकदम डिस्टिंक्ट दिखूं, मैं मुझे बहुत अच्छा लग मतलब मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो ये सारी चीजें मेरी मोटिवेशन को ड्राइव करती है। तो ये जो मोटिवेशन है उसके बाद आपका जो सेकेंड एलिमेंट है जो मोटिव्स के साथ मैच करना जरूरी है, वो होता है क्यूज। क्यूज मतलब कि हिंट्स। क्यूज आर स्टिमुली दैट डायरेक्ट मोटिवेटेड बिहेवियर। जैसे कि आपको पहला जो एलिमेंट था मोटिव्स, उसमें एक मोटिव था कि मुझे शादी में जाना है एंड आई नीड टू लुक ब्यूटीफुल। सो व्हेन आई सी माय फेस आई फाइंड कि मेरे फेस पे पिंपल्स है, या फिर मुझे मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो रखा है, या माय फेस इज फीलिंग ड्राई। तो अगर मैंने कोई एड देखा, या फिर अब अगर मैं मार्केट में गई, या मैं किसी स्टोर में हूँ एंड आई फाइंड समथिंग जो मेरी इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ दिख रहा है, मतलब उसने लिख रखा है कि ये एंटी पिंपल है, ये डिहाइड्रेशन को मतलब हाइड्रेटिंग क्रीम है, या फिर ग्लो क्रीम है, या फिर मुझे बहुत अचानक से एकदम फेरी ब्यूटीफुल वाइट बना देने वाला है क्या, तो ये सारी क्यूज हैं जो कंपनीज देती हैं। ये सारे ऐसे हिंट्स होते हैं जो कंज्यूमर के उस एक्सपेक्टेशन को, उस ड्राइव को, उस मोटिवेशन को मीट कर सकती है जिसके लिए वो वहां पे उस स्टोर पे है, या फिर वो मार्केट में रिसर्च कर रहा है। तो जब तक ये क्यू उसके मोटिवेशन से मैच नहीं करती तब तक किसी भी तरह की लर्निंग हो नहीं सकती। अगर मेरा मोटिवेशन है कि मुझे अपने पिंपल को हटाना है, और वहां पर मुझे अगर कोई ऐसा क्रीम नजर आता है जिसपे एंटी पिंपल लिखा है, तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय कंज्यूमर जर्नी। और अदरवाइज ऐसा कुछ लिखा है कि ऑयल जनरेटिंग, जैसे कि जो ड्राई फेसेस के लिए है कि उससे ऑयल जनरेट होगा आपका स्किन में, तो मुझे तो पहले से ऑयल हो रखा है तभी तो पिंपल है, तो वो प्रोडक्ट मैं ऑटोमेटिकली वहां पे ड्रॉप कर दूँ।
तो क्यूज क्या करती है, वो जो हिंट्स देती है जो आपके मोटिवेशन के साथ मैच करती है। अब जब आपको ये क्यू मिल गया तो अब क्या करेंगे, अगर आपने उस प्रोडक्ट की तरफ हाथ बढ़ाया, उस प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश किया, उस प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश की, तो ये आपने क्या किया, ये आपका रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स इज एन इंडिविजुअल्स रिएक्शन टू अ ड्राइव और अ क्यू। किसी भी तरह के हिंट, किसी भी तरह की ड्राइव, किसी भी तरह के मोटिवेशन को पूरा करने के लिए आपने जो एक्शन लिया वो होता है आपका रिस्पॉन्स। तो मुझे वो क्रीम नजर आ गई जिस पे लिखा हुआ है कि मेरा पिंपल, उसको लगाने से पिंपल हट जाने वाला है एंड इट वर्क्स इन 15 मिनट्स, तो आई विल गो एंड बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो दैट इज माय रिस्पॉन्स टू दैट प्रोडक्ट। तो मैंने वो जब रिस्पॉन्स दिया तो उसके बाद क्या चीज आती है, फोर्थ थिंग इज रीइंफोर्समेंट। मैंने उसे लगाया और उसके बाद मैं हाफ एन आवर के बाद मैं चेक करती हूँ कि मेरे पिंपल्स हटे कि नहीं, और मैं देखती हूँ कि रिमार्केबल चेंज है, कि मेरे पिंपल्स हट गए हैं या कम हो गए हैं, या उनका जो रेडनेस है वो कम हो गया है। तो आई विल बिकम हैप्पी विद द प्रोडक्ट, और वो रिइंफोर्समेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई इफ आई स्टार्ट इंजॉइंग द रिवॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उससे मेरा जो रीइंफोर्समेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि अगर यही चीज वैसा नहीं होगा जो मैंने सोचा था, तो ये रीइंफोर्समेंट ना हो करके नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, या फिर मैं अगर उससे हैप्पी नहीं उस प्रोडक्ट के साथ, मैं वापस से उस प्रोडक्ट के पास कभी नहीं जाऊंगी। तो वो भी एक मेरे लर्निंग का एक हिस्सा बन जाता है कि नो, दिस इज अ फेक प्रोडक्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट। एंड इफ आई एम हैप्पी, इफ आई एम एंजॉयिंग, ये मोमेंट मेरे लिए प्लेजरेबल है, तो ये ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है मेरे डिस्पोजिशन पे। और मैं फर्दर जब भी बाइंग करूंगी तो हो सकता है आई विल एवरी टाइम आई विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये होता है कंज्यूमर लर्निंग प्रोसेस, और ये होते हैं इसके 4 एलिमेंट्स। सो लेट्स गो टू द मेन टॉपिक एंड दैट इज कंज्यूमर थ्योरीज। सो कंज्यूमर थ्योरीज या फिर कंज्यूमर लर्निंग थ्योरीज, थ्योरीज में देयर आर लाइक, अगर आप कंज्यूमर लर्निंग थ्योरीज को डिवाइड करेंगे तो 2 तरह की थ्योरी में उसे डिवाइड करते हैं। एक होता है बिहेवियरल थ्योरी और दूसरा होता है कॉग्निटिव थ्योरी। तो बिहेवियरल थ्योरीज में 3 बहुत ही पॉपुलर थ्योरीज हैं। सबसे पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और थर्ड होता है ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। तो पहले हम लोग देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव की एक एक्सपेरिमेंट, एक रशियन ऑथर, रशियन साइंटिस्ट, उनका एक एक्सपेरिमेंट है डॉग के ऊपर, जिससे कि उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी को स्टैब्लिश किया है कि किसी भी तरह का स्टिमुलस, किसी भी तरह का, हिंदी में स्टिमुलस को हम कहते हैं प्रोत्साहन, किसी भी तरह का इंकरेजमेंट अगर मिलता है तो उससे हमारे ब्रेन में एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इंकरेजमेंट एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसके बीच क्या रिलेशनशिप है, इसको स्टैब्लिश करने के लिए पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने डॉग के साथ, जिसमें उन्होंने क्या किया कि पहले क्या, एक डॉग, उनका जो डॉग था उसके साथ एक्सपेरिमेंट था, और उस डॉग को उन्होंने ये 15 डेज का एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि एक एक अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशनड मतलब कोई कोई लेना देना चीज नहीं है उससे, ठीक है। एक डॉग को बुलाया, एक जगह खाना रखा और डॉग को, अपने डॉग को बुलाया, तो खाना देख करके डॉग को सलाइवेशन होने लगा। डॉग है, उसको सलाइवेशन होती है, लेकिन खाना देख करके उसको सलाइवेशन लगने होने लगा और वो फिर खाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एवरी टाइम जब वो डॉग को, जब वो फूड देते थे तो उसको सलाइवेशन होने लगा। फिर उसके साथ उन्होंने क्या ऐड करा कि जब भी वो खाना दे उसके साथ वो बेल भी बजाते थे। पहले मतलब दूसरा उन्होंने साथ साथ में ये भी किया, सॉरी, साथ में ये भी किया कि जब बेल बजाई, बेल बजा के उन्होंने देखा, बेल बजाया, बेल बजाना इज वाज आल्सो एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो बेल बजाते थे लेकिन उसका डॉग के ऊपर कोई असर नहीं होता था। तो फिर उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज आई विल कंडीशन दिस स्टिमुलस। तो कंडीशन स्टिमुलस में क्या किया, उन्होंने पेयर किया फूड को और बेल को। तो जब भी वो फूड देते तो वो साथ में बेल भी बजाते। तो फूड वाज एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स एंड बेल वाज एन कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब उसको जानबूझ करके वहां पे कंडीशन किया गया, उसके साथ ही उसको ट्रेन करना था। तो फूड और बेल दोनों साथ में आता, तो जब भी डॉग आता तो वो सलाइवेशन उसको होने लगता था। तो व्हेनेवर पावलोव यूज्ड टू रैंग दैट बेल, तो डॉग क्या करता,
कि वो उसको सलाइवेशन ऑटोमेटिकली होने लगता था। तो फूड और बेल के साथ जो डॉग था उसने एसोसिएट किया कि जब भी बेल बज रहा है तो उसे फूड मिल रहा है, उसका ये एसोसिएशन हो चुका था। तो उसके बाद फिर पावलोव ने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट स्टेज था, कि इस समय उन्होंने फूड को हटा दिया और सिंपल से बेल बजा के देखा। तो जैसे ही बेल बजती, जो डॉग था उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था। वो एक बेल जो कि एक कंडीशन स्टिमुलस था, जिसको हमने जानबूझ के प्लेस किया था, वो कंडीशन स्टिमुलस में डॉग सलाइवेट करता विदाउट फूड। तो जो पावलोव ने जो थ्योरी निकाली उसमें ये किया कि अगर आप कोई कंडीशन रेस्पॉन्स देंगे और उसके साथ कोई रिवॉर्ड अगर रहता है, कंडीशनड स्टिमुलस होता है, उसके साथ अगर कोई रिवॉर्ड को आप पेयर अप कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इवन इफ द रिवॉर्ड इज नॉट देयर, उस कंडीशन स्टिमुलस के साथ आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसके साथ रिस्पॉन्स जनरेट करने लगता है। तो रिपीटेड पेयरिंग ऑफ कंडीशन एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस अगर होती रही तो धीरे धीरे आप ह्यूमन ब्रेन को कंडीशन कर सकते हैं। मतलब विथ एवरी कंडीशन स्टिमुलस यू विल हैव अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो दिस वाज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और अगर इसको आराम शब्द, अच्छे नॉर्मल शब्दों में अगर आप समझे, तो क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग मैसेजेस, फीलिंग्स, सिचुएशन with a brand on the assumption that the feeling, messages, situation get strongly identified with the brand। तो किसी भी ब्रांड के साथ, किसी भी चीज के साथ, किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर आप कोई मैसेज, कोई फीलिंग, कोई सिचुएशन को एसोसिएट कराते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरह से कंडीशनड हो जाता है कि जब भी उस ब्रांड के बारे में सुनता है या जब भी उस फीलिंग के साथ वो गुजरता है, तो उसको वो ब्रांड ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। जैसे कि अगर आप बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को हमने इस तरह से एसोसिएट कर दिया है कि जब भी आप कोई चीज सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो स्टार्ट यू ईट चॉकलेट। Champagne is a very good example of that. कि whenever you are celebrating any big thing, you have achieved something massive, you celebrate it with champagne. तो whenever we see champagne or whenever we see any champagne bottle, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि yes, we will have some sort of celebration। और अगर आप बेल देखते हैं, बेल कहीं पे भी डेकोरेशन में अगर आप बेल देखते हैं, तो वी एसोसिएट विद that too with some sort of celebration, some sort of merry thing happening। क्रिसमस के साथ आप बेल्स को एसोसिएट करने लगते हैं। उसी तरह से क्रिकेट, फिल्म्स, प्रैंक्स, ये सब डिनोट करते हैं यूथ। आप कोई भी किसी भी तरह का कुछ फंकी चीज अगर बना हुआ देखते हैं, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट बना हुआ देखते हैं, कुछ ऐसा, तो आप ऑटोमेटिकली वो ये हो जाता है कि ये दिस इज वेरी यूथ। और अगर आप बहुत ही सब्टल, बहुत ही मतलब सबलाइन टाइप की कोई चीज देखते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आप एसोसिएट करने लगते हैं कि इट इज फॉर सम ओल्डर पीपल। और अगर आप जैसे आप खादी का कुर्ता अगर आप देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वाइट खादी कुर्ता, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ कोई नेताजी के लिए ये है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग ऐसे ही होता है। आप अपने ब्रांड को कंडीशन कर सकते हैं विथ रिपीटेड फीलिंग, रिपीटेड मैसेज। और कंटिन्यूस अगर आप सेम मैसेजेस के साथ रिपीट करते जाए, सेम फीलिंग्स के साथ रिपीट करते जाएंगे, तो जो ह्यूमन ब्रेन है, जो आपका मतलब आपका टारगेट ऑडियंस है, वो उसके साथ एसोसिएट कर जाता है। छोटे बच्चे किसी भी तरह का, छोटे बच्चे मतलब टीनेजर्स किसी भी तरह का अगर उनका कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता है, तो कोको कोला उसके साथ एसोसिएट करता है हैप्पीनेस। तो आप जब भी एग्जाम अच्छा गया तो विल हैव लाइक एक कोको कोला, एक पार्टी हो जाए छोटी सी। और तो इस तरह से आप ब्रांड एसोसिएट करते हैं। तो दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद जो सेकंड थ्योरी आती है, वो थ्योरी आती है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, बहुत जगह पे ऑपरेंट कंडीशन लिखा होता है। इसमें हम रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड। किसी भी चीज को करने के बाद हमें उसके बदले में क्या रिवॉर्ड मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा लर्निंग शेप अप होता है। तो ये लर्निंग कैसे शेप अप होता है? अगर आप इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी को देखें, तो इसमें कहा जाता है कि अगर
अगर आप ट्रायल एंड एरर किसी भी प्रोसेस के साथ ट्रायल एंड एरर करते जाते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रायल एंड एरर के बाद जो भी ऐसी चीज, ऐसा रिस्पॉन्स जो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके जाए, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके बिहेवियर का एक हिस्सा बन जाती है, आपके हैबिट का फॉर्मेशन होता है ट्रायल एंड एरर से। एवरी डे यू डू द सेम थिंग, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में मेनली हम इसी चीज के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे भी हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की ही बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह का स्टिमुलस आया उसके बाद से क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव थिंग्स है, जो पॉजिटिव रिवॉर्ड्स है, वो ज्यादा लर्न की जाती है। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी कहता है कि ऐसी चीज जिससे कि आपको मोस्ट रिवॉर्डेड रिस्पॉन्सेस को हम ज्यादा लर्न करते हैं। For example, after visiting a store, consumer know which store carry the type of clothing they prefer at prices they can afford to pay. Once they find a store that carries that clothing that meets their need, they are likely to patronize it to it for exclusive टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर स्टोर। अगर कोई स्टोर है जहाँ पे हम गए और वहां पे मेरी पसंद की शर्ट्स है या मेरे पसंद के ड्रेसेस है और वो उतने कॉस्ट में है जितना कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, तो क्या होता है कि हम नेक्स्ट टाइम वहां पे ही जाना पसंद करते हैं। और ऐसी जगह जहाँ पे हमको ये चीजें नहीं मिली थी, वो हम कैसे अपने मेमोरी चार्ट से हटा देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जहाँ पे भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, उन सारी जगहों को हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी इसी पे फोकस करता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस को हम ज्यादा याद रखते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्सेस को हम कम याद रखते हैं, या फिर उसको हम अपने लाइफ से एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी, इट वाज गिवन बाय स्किनर। और स्किनर ने इस पे दो तरह के री के बारे में बात की थी। और ये जो कि आपके बिहेवियर को फॉर्म करेगी, वो होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स को हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि रिवॉर्ड अ पर्टिकुलर बिहेवियर and thus strengthens the likelihood of a specific response during the same or similar situation. Same or similar situation में अगर आपको पहली बार अगर रिवॉर्ड मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, इंजॉयमेंट मिलता है, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चाइल्ड है, वो किसी स्टोर के पास गया या फिर किसी एक स्टैंडी के पास जाता है और वहां जाने के बाद उसको आइसक्रीम मिलती है, तो वो आइसक्रीम वो खाता है और उसको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो every time whenever the child is in that area, वो कोशिश करता है उस एरिया में जाने का और या फिर उस स्टैंडी के पास जाने का और वो आइसक्रीम पाने का, ताकि उसको वही सुख, वही प्लेजर वापस से मिले। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, हम पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं और पॉजिटिव चीज हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में भी हम पॉजिटिव ढूंढते हैं। वो कैसे? नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम रिमूव करना चाहते हैं अनप्लीजेंट स्टिमुलस को। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लाइफ में दुख दे, तकलीफ दे, अनप्लीजेंट बिहेवियर को जन्म दे या फिर अनप्लीजेंट स्टिमुलस लाए, उसको हम अपने लाइफ से हटाना चाहते हैं। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे एक चाइल्ड है, उसको बहुत सर्दी खांसी ऐसा कुछ हो रखा है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है या उसके स्टमक में बहुत पेन है, कुछ ऐसा हो रहा है और उसको दवाई भी पसंद नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी उसको वो दवाई खिलवा देती है। जैसे मान लो कोल्ड का सिम्टम है तो उसको एडविल मिल जाता है। तो वो एडविल खाने के बाद भले उस वक्त उसको थोड़ा खराब लगे, लेकिन एडविल खाने के बाद उसका वो फीवर, उसका कोल्ड कफ ये खत्म हो जाता है। एंड शी स्टार्ट लाइक, उसको वो फीलिंग अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो बीमार पड़े, जब जब भी उसे वो इस तरह के कोल्ड से गुजरना पड़े, तो वो क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली शी विल गो एंड ईट दैट पिल, दैट एडविल, जिससे कि उसको अच्छा फील हो। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा अच्छा फील करने की कोशिश करते हैं और इस अच्छे फीलिंग के लिए हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो कोई भी चीज जो हमें अच्छा प्लेजर, इंजॉयमेंट, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स दे, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसी की तरफ हम काम करते हैं और नेगेटिव चीजों को हम अपने लाइफ से हटाना चाहते हैं। तो दैट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। तो ऐसा कोई भी चीज जिससे कि अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो, कस्टमर्स अपने लाइफ से उसको हटाना चाहता है एंड ट्राइज टू मूव टू द पॉजिटिव पार्ट। तो दवाई कड़वी भी हो, अगर उससे जल्दी आराम हो जाता है तो पीपल विल गो एंड टेक दैट मेडिसिन और दैट इंजेक्शन।
So this is instrumental conditioning. The next thing is observational learning. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देख देख के सीखना. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम मॉडलिंग भी कहते हैं, जहां पे हम किसी को अपना मॉडल मानते हैं या किसी को देखते हैं और देखने के बाद उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जैसा कि नाम है, ऑब्जर्व करके सीखते हैं. ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है और जैसे जैसे हम जैसे दूसरों को देख करके अपने पीयर को, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और उसके हिसाब से उनको क्या कॉन्सिक्वेंस मिला, उसके हिसाब से हम भी लर्न करते हैं. तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच बिहेवियर. फॉर दिस टाइप ऑफ लर्निंग टू ऑकर रीइंफोर्समेंट मस्ट टेक प्लेस. किसी भी तरह के इस तरह के बिहेवियर को लर्न करने के लिए रीइंफोर्समेंट, मतलब उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो आपने उसको देख के किया और आपको भी पॉजिटिव मिलेगा तभी आप काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तब वो आपके ऑब्जर्वेशन का हिस्सा नहीं बनने वाली. सो दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. तो दीज थ्री थ्योरीज आर बिहेवियरल थ्योरी लर्निंग, बिहेवियरल learning theory, sorry. Next we'll move to cognitive theory or cognitive learning theory. Cognitive learning theory was given by Tolman. और जैसा कि नाम है cognitive, cognitive का मतलब होता है brain processing, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं. तो cognitive theory कहता है कि learning तभी हो सकती है जब आप इंफॉर्मेशन को पहले सीख करें, फिर उसको एसिमुलेट करें और उसके हिसाब से फिर उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी आपने नॉलेज गेन किया है उसको आप इम्प्लीमेंट करें. So cognitive theory was given by Tolman and it focuses on the fact that learning takes place by thinking about the problem from inside of the individual and from integrating different cues or pieces of information. सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम है क्या ये देखना है. उसके बाद हम अपने दिमाग से, मतलब हमारा इंटरनल डिस्पोजिशन, इंटरनल सर्च हम कहते हैं ना, सर्च में आपने डिसीजन मेकिंग में भी पढ़ा है बहुत बार पूरे कंज्यूमर बिहेवियर में कि हम इंटरनल रिसर्च भी करते हैं और एक्सटर्नल रिसर्च भी करते हैं. हम अपने अंदर के जो डिस्पोजिशन है उसका भी ध्यान रखते हैं और बाहर के एक्सटर्नल क्यूज जो है उनका भी ध्यान रखते हैं. तो दोनों अपने इनसाइट और साथ साथ इंटीग्रेटिंग डिफरेंट क्यूज और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको मिला करके हम जो भी हमारे पास जो डेटा जमा हुआ उसको एसिमुलेट करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उस इंफॉर्मेशन, गैदर्ड इंफॉर्मेशन से हम अपनी लर्निंग को फॉर्म करते हैं. तो दिस इज कॉग्निटिव थ्योरी. Cognitive theory advocates that the association between cognitive environmental cues and the expectation lead to learning. हमारा जो भी एक्सपेक्टेशंस है, हम जो भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं उसके हिसाब से अगर हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल क्यूज मिलते जाते हैं, कॉग्निटिव इन्वायरमेंटल क्यूज मिलते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा जब हम लर्निंग प्रोसेस में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के प्रोसेस में है, तो अगर हमको जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी होती है हमारे लर्निंग में. अगर हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है किसी चीज को बारे में जानने में, तो हमारे लर्निंग का जो दायरा होगा वो बहुत कम होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी बहुत हो सकता है कि कई बार सही हो, कई बार गलत भी हो सकता है. तो according to cognitive theory, learning takes place as a result of stimulus association. यहाँ यहाँ पे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात नहीं करते, यहाँ पे स्टिमुलस की बात करते हैं और उनके एसोसिएशन की बारे में बात करते हैं. लाइक एवरीथिंग शुड गिव यू सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस, सम सॉर्ट ऑफ इनकरेजमेंट. आपने ये कुछ XYZ लर्न करा, XYZ इंफॉर्मेशन सीखी है, तो उसके साथ साथ आपको ABC इंफॉर्मेशन भी सर्च करनी पड़ेगी ताकि आपने जितना इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको चीजें की क्लैरिटी आएगी और उतने ही लर्निंग में इंप्रूवमेंट होगा. तो दिस वाज कॉग्निटिव थ्योरी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी. और उसके बाद आता है सोशल लर्निंग. Social learning, this theory advocates that the people learn through observation and direct experience. यहाँ पे दोनों चीजें हैं, हम ऑब्जर्व भी करते हैं. ऑब्जर्वेशन थ्योरी में हम क्या कहते हैं कि हम लोगों को देख देख के सीखते हैं, और यहाँ पे क्या है कि हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं. तो इट emphasizes on interaction among cognitive, behavioral and environmental determinants of behavior. यहाँ पे तीनों चीजों को हमने मिला लिया. हमने कॉग्निटिव लर्निंग भी देख ली, हमने बिहेवियरल लर्निंग भी देखा है, और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स मतलब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये तीनों को मिला करके हम अपनी लर्निंग फॉर्म करते हैं. मतलब कंप्लीट सोशलाइजेशन प्रोसेस, साथ साथ डिसोनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन,
हम कैसे कैसे अडेप्टेशन करते हैं, कैसे हम चीजों को डिसोनेंस को रिमूव करते हैं, डिसोनेंस को रिड्यूस करते हैं, और कैसे अपनी कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। तीनों चीजों को मिला के हम सोशल लर्निंग करते हैं। पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर, दे मॉडल दोज बिहेवियर एंड दैट लीड टू फेवरेबल आउटकम्स। At the same time, they try to avoid those behavior that lead to unfavorable outcomes. So social learning process में हम लोगों के बिहेवियर से सीखते जरूर हैं, लेकिन वही करते हैं जिससे कि उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। ऐसी कोई भी चीज जिससे उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है, हम उन सारी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज सोशल लर्निंग। दिस थ्योरी focuses on learning the consequences of behavior and self reinforcement. यहाँ पे हम दूसरों के जो एक्टिविटीज है उससे तो सीखना ही है, साथ साथ हम सेल्फ रीइंफोर्समेंट, उससे हमें क्या रिवॉर्ड मिला, उसके बारे में भी फोकस करते हैं। तो these all are learning theories. Hope you have understood learning theories well. And if you have not understood, or if you have any doubt, you can write to me at vijayata.rwc@gmail.com, or comment in the comment box if you have any query, any suggestion, anything to write to me. And please like, share, and subscribe to my channel if you have not subscribed. Thank you so much for giving your time. Thank you so much.